चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिहार के 160 धौरैया कंस्टिट्यूएंसी के जिंदा इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे। देखिए, हम यहाँ किसी सतह पर नहीं तैरने वाले, ना ही हवा में बातें करेंगे। हम उन हार्ड मैट्रिक्स और ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल अंदर जाएंगे जो वहाँ के आम नागरिकों की जिंदगी को सच में तय करते हैं। हमारी कोर फिलॉसफी यहाँ बिल्कुल साफ है। चुनाव सिर्फ नेताओं की जीत हार या उनके आपस के टकराव का खेल नहीं है। ये पब्लिक आउटकम्स को समझने और गवर्नेंस को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा डेटा इंजीनियरिंग है। हमारा अप्रोच सिंपल है, हार्ड ऑन मैट्रिक्स, सॉफ्ट ऑन पीपल। हम सिस्टम्स पर प्रहार करते हैं, व्यक्तियों पर नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम का डेटा सही होगा तो नतीजे और गवर्नेंस अपने आप सही ट्रैक पर आएंगे। तो इस स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग का फ्लो कैसा रहेगा? बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले हम समझेंगे पल्स ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की नब्ज, फिर चलेंगे द हेडलाइन मैट्रिक्स और चुनाव की एनाटॉमी ऑफ द आउटकम की तरफ। उसके बाद एक ठोस प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे विजन फॉर गवर्नेंस। आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन की बात करते हैं। धौरैया की मिट्टी, वहां की संस्कृति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कहां खड़ी है? क्योंकि देखिए, किसी भी जगह का पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपने वहां की ग्राउंड रियलिटी को महसूस न किया हो। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच में चौंका देने वाले हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि बेचैन करने वाले हैं। ये सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबर्स नहीं हैं, ये क्रॉनिक स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं। रोजगार के अभाव में यूथ का जो फोर्स्ड आउट माइग्रेशन हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा दर्द है वहां। हेल्थ की स्थिति ऐसी है कि 78% बच्चों में एनीमिया और 47% में स्टंटिंग है। सोचिए, चंदन नदी पर निर्भर जो इरिगेशन नेटवर्क है वो पूरी तरह इराटिक है और ओवरऑल लिटरेसी रेट गिरकर सिर्फ 46.94% रह गया है। ये जमीन की कड़ी सच्चाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अब जब हमने जमीन की हकीकत और दुख को समझ लिया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अब उन कठोर डेमोग्राफिक और बेसलाइन मैथ्स पर चलते हैं जो आखिर में चुनाव का नतीजा तय करते हैं। यहां का कास्ट अरिथमेटिक बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल मुस्लिम और यादव बेस मिलकर एक ठोस बेसलाइन तो जरूर देते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। यहां ईबीसी लगभग 36% और एससी 22.08% हैं। ये एक बहुत बड़ा चंक है। इस मैसिव वॉल्यूम को कैप्चर किए बिना सिर्फ ट्रेडिशनल बेस के भरोसे जीत निकालना मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इस नंबर पर जरूर ध्यान दीजिए, 71.83%। ये 2025 में दर्ज किया गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटर टर्नआउट है। अब सवाल यह है कि अचानक इतना कैसे बढ़ गया? तो इस विशाल सर्ज का डायरेक्ट और सीधा कनेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट की टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी से। जब आम लाभार्थी जमीन पर एक्चुअली में योजनाओं का फायदा देखता है तो वो बड़ी संख्या में अपना घर छोड़ के वोट करने आता है। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। और इसी हाई टर्नआउट और शार्प वेलफेयर मोबिलाइजेशन का बॉटम लाइन नतीजा क्या निकला? जेडीयू ने 2025 के चुनाव में 51.21% वोट शेयर के साथ एक बेहद डिसाइसिव जीत हासिल की। महागठबंधन को 22,426 वोटों के भारी मार्जिन से पीछे छोड़ना स्ट्रिक्टली ये साबित करता है कि आंकड़े और वोटर आखिर में सॉलिड स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी और डिलीवरी की ही सुनते हैं। चलिए अब इस नतीजे की एनाटॉमी समझते हैं। इसका एक प्रॉपर्ली डेटा ड्रिवन ऑटोप्सी करते हैं। और याद रखिए, हम यहां किसी भी नेता पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस उन सिस्टेमिक कॉजेज, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और नैरेटिव पर होगा जिन्होंने एक्चुअली इस आउटकम को शेप किया है। अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देखें तो धौरैया का इतिहास गवाह है कि ये सीट बेहद वॉलेटाइल रही है। एक कॉम्पिटिटिव डुआपुली चलती आ रही है। 2015 में जेडीयू 15.58% के हेल्जी मार्जिन से जीता। 2020 में आरजेडी ने जीत तो हासिल की, पर मार्जिन सिर्फ 1.69% था, जो कि बेहद कमजोर था, एकदम एज पर। और फिर 2025 में जेडीयू ने 10.16% मार्जिन के साथ दोबारा सॉलिड वापसी की। यह दिखाता है कि यहां इनकम्बेंट के खिलाफ मूड कितनी जल्दी स्विंग करता है। अगर रनर अप कैंडिडेट की प्रोफाइल का बिल्कुल न्यूट्रली आकलन किया जाए तो हमें एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ उनके पास तकरीबन 2.13 करोड़ रुपए की सॉलिड फाइनेंशियल कैपेसिटी है, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट तकड़ा है और उनकी लोकल रूटेडनेस भी काफी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ क्लीन इमेज का स्कोर सिर्फ 1/5 है। 2006 के एक्टिव फोर्जरी और चीटिंग केसेस ने ऐसी सिवियर नैरेटिव वल्नरेबिलिटी पैदा कर दी जिसे मिडिल क्लास और अनडिसाइडेड वोटर्स ने टोटली रिजेक्ट कर दिया।
इन सभी वल्नरेबिलिटीज और स्ट्रक्चरल फेलियर्स का सीधा परिणाम यह हुआ कि ऑपोजिशन 32% की डेमोग्राफिक सीलिंग पर आकर बुरी तरह अटक गया। वो प्रैक्टिकली अपने इको चैम्बर से बाहर निकलने में नाकाम रहे। वहीं दूसरी तरफ जीतने वाली साइड ने अपना डेमोग्राफिक फायरवॉल इतना स्ट्रांग रखा कि ईबीसी और महादलित वोटर्स पूरी तरह उनके ब्लॉक में चले गए। इस रुकावट को तोड़े बिना स्ट्रैटेजी आगे बढ़ ही नहीं सकती। यहां एक सेकंड के लिए ठहरना बहुत जरूरी है। देखिए, एक अडल्ट टू अडल्ट बात समझना जरूरी है कि जो भी डेटा या इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसका अल्टीमेट मकसद लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और पब्लिक स्पीच को इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। स्ट्रैटेजी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट और बेहतर समाज के लिए होती है। ये फाउंडेशन कभी नहीं हिलनी चाहिए। तो अब आगे का रास्ता क्या है? आइए इस चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन पर आधारित विन फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट को देखते हैं। यहां से हमारी स्ट्रैटेजी की रफ्तार और टैक्टिकल अर्जेंसी दोनों थोड़ी बढ़ जाएंगी। ये आने वाले चुनाव तक के एक पोटेंशियल टर्न अराउंड की एग्जैक्ट टाइमलाइन है। इस 4 फेज प्लान की शुरुआत होती है फाउंडेशन बिल्डिंग से, फिर आता है नैरेटिव सेटिंग, तीसरे फेज में हम देखते हैं ग्राउंड एक्टिवेशन, और आखिर में बिल्कुल इलेक्शन से ठीक पहले आता है द स्प्रिंट, यानी आखिरी और सबसे तेज पुश। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि फेज 1 और 2 को इफेक्टिवली जमीन पर कैसे उतारा जाए। देखिए, बूथ कमिटीज में 40% ईबीसी और महादलित कोटा एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। हर घर की अलग अलग समस्याओं की डेटा मैपिंग सिस्टमैटिकली होनी जरूरी है, और कैंडिडेट को अपनी इमेज ठीक करने के लिए मेडिकल कैंप्स जैसे शैडो वेलफेयर प्रोग्राम चलाने होंगे, ताकि उनकी दौलत करप्शन से नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस से जोड़ी जा सके। फेज 3 और 4 में आकर एग्जीक्यूशन बिल्कुल एग्रेसिव और शार्प हो जाता है। बेरोजगारी और खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो लेटेंट गुस्सा है उसे डायरेक्ट पॉलिटिकल कैपिटल में बदलना होगा। 10,000 बेरोजगार फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए रोजगार यात्रा, और महिलाओं के बीच जो 65.7% एनीमिया रेट है उसे टारगेटेड आउटरीच से डायरेक्टली एड्रेस करना। उसके साथ ही 400 सेगमेंटेड पॉड्स के जरिए माइक्रो टारगेटिंग और लास्ट मिनट झूठी खबरों को न्यूट्रलाइज करना, ये सब द स्प्रिंट का हिस्सा हैं। आइए अब इस स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमने नंबर्स देखे, स्ट्रैटेजी देखी, टैक्टिक्स देखे, पर आखिर में ये सब किस लिए? ये सब रॉ नंबर्स और टैक्टिक्स एक बेहतर और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस लाने का एक मैथमेटिकल जरिया मात्र है। लेकिन ये विजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम रूल्स और एथिक्स फॉलो ना करें। आज के इस मॉडर्न दौर में कोई भी डेमोग्राफिक मैपिंग या वोटर आउटरीच स्ट्रिक्टली इंडिया के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑपरेट होनी चाहिए। लोगों का डेटा मिनिमाइज करना, उनकी एब्सोल्यूट प्राइवेसी मेंटेन करना और उनका एक्टिव कंसेंट लेना, ये मॉडर्न पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बेसिक रूल्स हैं। ये हक है हर नागरिक का, जिसे किसी भी हाल में बाईपास नहीं किया जा सकता। For leaders seeking to become people-centric and uplift their constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics. तो आखिर में इस एक प्रवोक करने वाले विचार के साथ हम इस विश्लेषण को विराम देते हैं। सोचिए, अगर किसी तरह इस सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और तंगी को सच में एक यूनिफाइड और ताकतवर नैरेटिव में बदल दिया जाए, तो क्या लोकलाइज्ड डेटा इंजीनियरिंग सदियों से चलते आ रहे ट्रेडिशनल कास्ट अरिथमेटिक को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ सकती है? भारतीय लोकतंत्र का यह आने वाला इवोल्यूशन सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। सोचे इस पर।